जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ आपके लिए ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपर में सीधे सीधे छपेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप लोग बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी 1 पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी 1 जो है पानी में घुलनशील विटामिन या शरीर में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। चलिए विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम बताते हैं आपको। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन बी 2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी 9 इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। और विटामिन बी 12 इसका रासायनिक नाम साइकोकोबालामिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम ध्यान रखिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरॉल होता है। ये सब नाम ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। और अभी जो ग्रुप डी एग्जाम में हुआ था इसमें 2 शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा था। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मार्टिन कूपर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। चलिए प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक बताते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन का ध्यान रखिए। टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। टेलीविजन का जॉन लुगी बेयर्ड है। इंसुलिन की खोज किसने की। तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। डायनामाइट का खोज किसने किया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की। तो जोसेफ ब्लेक ने की थी। हाइड्रोजन की खोज ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन की खोज जो की थी वो की थी आपकी हेनरी कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज विलियम रॉटहेंजन ने की थी। इंटरनेट की खोज किसने की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिंड सर्फ और बॉब कोहन ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था। आपसे पूछा कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर जीएमबी डॉप्सन वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर जीएम डॉप्सन को। डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक यंत्र है जो ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। डॉप्सन यूनिट यानी कि डॉप्सन यूनिट कैसे लिखा था डीयू। डॉप्सन यूनिट जो होता है ओजोन की मात्रा मापने की इकाई है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है। ओजोन का जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसका मापन डॉप्सन यूनिट में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा पीतल किसका मिश्र धातु है। आपसे पूछा कि पीतल जो है किसका मिश्र धातु है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा और जस्ता का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है। इसमें सामान्यतः तांबा 60 से 70% और जस्ता 30 से 40% पाया जाता है। यह मिश्र धातु चमकदार पीले रंग की होती है जो विद्युत सुचालकता जंग रोधकता और लचक के कारण इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग जो होता है वह संगीत वाद्य यंत्रों में नल में सजावटी वस्तुओं में स्क्रू व कॉटेज बनाने में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो तांबा और टिन जो दिया ऑप्शन ए यह कांसा का मिश्रण है। लोहा और कार्बन या इस्पात का मिश्रण है। एल्युमिनियम और तांबा या डुरालुमिन नामक मिश्र धातु बनता है इससे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज यानी कि शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। यह अग्नाशय में स्थित लैंगर हैंस की दीपिकाएं नामक विशेष कोशिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा
पाया जाता है। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन का जो प्रमुख कार्य है वो है रक्त से ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करना, मधुमेह जैसी बीमारियों को रोकने में सहायक। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है? आपसे पूछा कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम या कहता है कोई वस्तु तब तक विश्राम या समान वेग में गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम की अवधारणा सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने दी थी। बाद में आइजैक न्यूटन ने इसे अपने प्रथम गति नियम के रूप में स्थापित किया, इसलिए इस नियम को कभी कभी गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? आपसे पूछा है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति एक कठोर बाहरी परत होती है जो पौधों, कवकों और कुछ बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाई जाती है। या कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, कोशिका को संरक्षण और मजबूती प्रदान करती है, जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। केवल पौधों में ही होती है कोशिका भित्ति, इसलिए पौधों की कोशिकाएं कठोर और स्थिर रूप की होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है? आपसे पूछा है कि सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपका आंसर सही होता है या गलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं होती, खासकर पानी और हवा के संपर्क में आने पर। सोडियम की बात, सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है Na होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। सोडियम किस समूह का तत्व है? तो क्षारीय धातु समूह का तत्व है। और जो इसकी बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो आपका K होता है। पोटेशियम का K होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है पोटेशियम का वह होता है 19, या प्राकृतिक अवस्था धातु के रूप में पाई जाती है। रंग और स्वरूप जो होता है इसका हल्की चांदी जैसी धातु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन इसका प्रतीक जो होता है कैपिटल F होता है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 9 परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु द्रव्यमान जो इसका होता है 18.998 होता है। आवर्त सारणी में स्थान जो समूह 17 में, हैलोजन समूह आवर्ती 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड एक जल जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है या प्रदूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। इसका प्रमुख लक्षण है तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, कमजोरी आदि। इसके बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन और अच्छी सफाई आवश्यक है। टाइफाइड के जांच के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछा है कि मनुष्य के दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक जिसे इंसीजर बोलते हैं, सामने वाले तेज दांत होते हैं भोजन को काटने के लिए। कैनाइन की बात करें तो नुकीले दांत होते हैं भोजन को फाड़ने के लिए। और प्रीमोलर की बात करें पूर्व दाढ़ को तो चबाने और पीसने के लिए होते हैं। दाढ़ की बात करें तो बड़े, और मोलर की बात करें तो बड़े और मजबूत दांत होते हैं भोजन को अच्छे से पीसने के लिए। तो कौन कौन से दांत होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर। वयस्क मानव में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। इनमें ये चारों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है? आपसे पूछा है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम।
फ्लोएम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम वह ऊतक है जो पौधों में पत्तियों से बने भोजन जैसे कि ग्लूकोज सुक्रोज को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। जो विकल्प में जाइलम दिया हुआ तो जल और खनिजों का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम अभी हम लोग पढ़े भोजन का स्थानांतरण करता है पत्तियों से अन्य भागों में। स्टोमेटा की बात करें तो गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोसर्जन के लिए। ट्राइकोम की बात करें तो रक्षात्मक रोम बाल पौधों की रक्षा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हृदय की धड़कन को सुनने का यंत्र कौन सा है। आपसे पूछा है कि हृदय की धड़कन को सुनने का यंत्र कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सीय यंत्र है जिसका उपयोग डॉक्टर हृदय की धड़कन, फेफड़ों की ध्वनि और रक्त प्रवाह की आवाज सुनने के लिए करते हैं। यह यंत्र शरीर की आंतरिक ध्वनियों को बढ़ाकर सुनने में मदद करता है। इसे 1816 ईस्वी में रेने लायनेक ने आविष्कार किया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, स्फैग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है और थर्मामीटर की बात करें तो शरीर का तापमान मापने का यंत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है वह रिकेटस नामक रोग होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसका मुख्य सूत्र जो है धूप, मछली का तेल, अंडे की जर्दी आदि है। चलिए कुछ प्रमुख विटामिन और उसके रासायनिक नाम बताते हैं। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी अभी हम लोग पढ़ेंगे कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी टू। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन बी टू इसका रासायनिक नाम है। यह जल में घुलनशील विटामिन है और ऊर्जा उत्पादन, त्वचा, आंख और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से एरिबोफ्लेनोसिस यानी त्वचा पर फटने, ओठों में दरार, आंखों में जलन हो सकती है। इसकी कमी से एरियोफ्लोनोसिस यानी कि त्वचा पर फटने, ओठों में दरार, आंखों में जलन हो सकती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक भाग है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात होनी चाहिए, एक बार जान लेते हैं। विटामिन बी वन जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी टू जिससे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी थ्री इसका रासायनिक नाम नियासिन निकोटिन एसिड है। विटामिन बी फाइव इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन बी सिक्स इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। विटामिन बी सेवन इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन बी नाइन इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है और विटामिन बी 12 इसका रासायनिक नाम कोबालामिन है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था। आपसे पूछा है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर जीएमबी डॉप्सन ने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का विकास किया था। यह उपकरण वायुमंडल में मौजूद ओजोन की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग होता है। ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई डॉप्सन इकाई होती है। इन्हीं के नाम पर इस इकाई का नाम रखा गया। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, तो ओजोन का फार्मूला जो होता है O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वो ओजोन संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड एक जल जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह प्रदूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण है तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, कमजोरी आदि। इससे बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन और अच्छी सफाई आवश्यक है। टाइफाइड की जांच के लिए प्रमुख टेस्ट जो होता है बिडाल टेस्ट होता है।
अन्य विकल्पों की बात करें तो मलेरिया जो होता है मच्छरों के काटने से फैलता है, जल जनित नहीं है। खसरा एक वायरल रोग है जो हवा के माध्यम से फैलता है। चिकन पॉक्स की बात करें तो यह भी एक वायरल रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaSCO3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, NaSCO3। चलिए प्रमुख रासायनिक सूत्र बताते हैं आपको जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल का भी पूछा था तो HNO3 इसका होता है। नाइट्रिक अम्ल का एक पूछता है आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस इसका सूत्र होता है। एक पूछता है आपसे एथेनॉल का तो C2H5OH या जो है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। सुक्रोज का क्या होता है, सुक्रोज का होता है C12H22O11। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े NaSCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है और एसिटिक अम्ल का CS3COOH होता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अल्कोहल की उपस्थिति की पहचान किस अभिक्रिया से होती है। आपसे पूछा कि अल्कोहल की उपस्थिति की पहचान किस अभिक्रिया से होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आइडोफार्म परीक्षण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइडोफार्म परीक्षण का उपयोग विशेष प्रकार के अल्कोहल जैसे मिथाइल कीटोन और एथाइल अल्कोहल की पहचान के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में आयोडीन और क्षार की उपस्थिति में अल्कोहल पीला ठोस बनाता है या पीला अवक्षेप अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। आपसे पूछा है कि अम्लीय वर्षा जो है किस गैस के कारण होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी SO2NO2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। SO2 और NO2 जिसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा उस वर्षा को कहा जाता है जिसमें जल की बूंदों के साथ अम्ल मिल जाते हैं। वायुमंडल में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें जल वाष्प के साथ मिलती हैं तो ये क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये अम्लीय यौगिक वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं, इसे ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है, तो मिट्टी की उर्वरता घटती है, भवनों और ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान होता है जैसे कि ताजमहल पर, जल जीवों और पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।